हेलो एंड नमस्कार। हमारे YouTube चैनल ई हिस्ट्री में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम आशा करते हैं आपको हमारे लेक्चर पसंद आएंगे और अगर पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मैं हूं आपका होस्ट संदीप के कनिष्क, एक नए टॉपिक के साथ आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे विश्व इतिहास के बारे में और हमारा आज का विषय रहेगा वर्ल्ड वार 2 या द्वितीय विश्व युद्ध। आज हम बात करेंगे इसके कारणों के बारे में कि कौन कौन से कारण थे जिनकी वजह से एक और महायुद्ध हमें देखना पड़ा। यह युद्ध 1939 में शुरू हुआ और 1945 तक चला। का करीब 6 साल का जो है समय इसने लिया। इसमें जिन देशों ने आरंभिक भूमिका निभाई वह थे एलाइज और एक्सिस पावर्स, उन्हें हम कहते हैं। एलाइज पावर्स यानी जो मित्र देश थे, उसमें ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसएसआर यानी रशिया, यूएसए यानी अमेरिका, चाइना और भी बहुत सारे देश इसमें आते हैं। और जो एक्सिस पावर है उसमें जर्मनी, इटली और जापान। प्रमुख एक्सिस पावर की बात करें, जर्मनी में नाजीवाद स्थापित हो चुका था, इटली में फासीवाद स्थापित हो चुका था और जापान राजशाही और सैनिक शाही का मिला जुला रूप आप इसे कह सकते हैं। कुछ प्रमुख नेता जिनका नाम आपको बार बार सुनने को मिलेगा जिन्होंने इसमें भूमिका निभाई इस युद्ध में, हिटलर जो जर्मनी का तानाशाह था, मुसोलिनी जो इटली का तानाशाह था, सम्राट हिरोहितो जो कि जापान का तानाशाह रहा है। इसके अलावा सोवियत रूस का शासक जोसेफ स्टालिन, इसकी भी भूमिका इसमें रही है। विंस्टन चर्चिल जो ग्रेट ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट अमेरिकी राष्ट्रपति और चियांग काई शेक चीन का राष्ट्रपति, और भी बहुत से देश इसमें शामिल हुए। हम जो इंपॉर्टेंट आपके कंट्रीज थी उसके बात कर रहे हैं। तो आइए अब जानते हैं वह कौन से कारण थे जिसकी वजह से यह महायुद्ध शुरू होता है। एक एक करके हम बात करेंगे सब कारणों की। सबसे बड़ा कारण इसमें सामने आया वह था राष्ट्र संघ की असफलता। वो राष्ट्र संघ जिसे युद्ध रोकने के लिए ही बनाया गया था, अपने प्राइम पर्पस में ही वह असफल रहा। एक तो युद्ध को रोकने में नाकाम रहा, ये सबसे बड़ी असफलता उसकी थी। दूसरा, उसका सबसे बड़ी असफलता थी महत्वपूर्ण मामलों को सुलझाने में वह पूरी तरह से असफल रहता है। कुछ मामले जैसे इटली जब अबिसिनिया के ऊपर आक्रमण करता है, जर्मनी जब पोलैंड पर आक्रमण करता है और जापान जब मंचूरिया को जीत लेता है। दूसरा कारण था इस महायुद्ध का, वह था इटली अल्बानिया विवाद। दरअसल इटली और अल्बानिया में सीमाओं का निर्धारण नहीं हो पाया था। यूनानी सैनिक बार बार अल्बानिया में आक्रमण कर रहे थे। युगोस्लाविया के जो आदिवासियों के साथ, जो अल्बानिया के आदिवासी थे, उनके साथ लगातार संघर्ष चल रहा था। लेकिन नवंबर 1921 को राष्ट्रसंघ ने कहा कि अल्बानिया की सीमाएं वैसी ही रहेगी जैसी 1913 में थी। यह एक शांति समझौता था, लेकिन इटली इस शांति समझौते से नाखुश था। तो परिणाम क्या होता है? इटली ने हस्तक्षेप किया, अल्बानिया पर आक्रमण कर दिया और इस आक्रमण को रोकने के लिए राष्ट्रसंघ ने कुछ भी नहीं किया। तो यहां से इटली का जो एक साहस था वह बढ़ जाता है। तीसरा प्रमुख कारण था ऑस्ट्रिया जर्मनी विवाद।
अब ये ऑस्ट्रिया जर्मनी विवाद क्या था? 14 मार्च 1938 को जर्मनी ने ऑस्ट्रिया पर आक्रमण कर दिया और उसकी जो राजधानी थी वियना, उस पर भी अधिकार कर लेता है और बाद में ऑस्ट्रिया को जर्मनी का अंग बना दिया जाता है और इस विवाद को सुलझाने में भी राष्ट्रसंघ असफल रहा। अगला कारण था चेकोस्लोवाकिया जर्मनी विवाद। विवाद का कारण था सुडेटनलैंड, एक ऐसा क्षेत्र जो वर्साई की संधि के समय से ही विवादास्पद रहा है। दरअसल वर्साई की संधि में सुडेटनलैंड को चेकोस्लोवाकिया में मिला दिया गया था, लेकिन यहां पर जर्मन नागरिकों की संख्या बहुत ज्यादा थी, तो बार बार यहां के लोग जर्मनी में मिलने की कोशिश कर रहे थे। एट लास्ट 29 सितंबर 1938 को म्यूनिक समझौता हुआ। इस समझौते में जनमत संग्रह करने का निर्णय लिया गया। जैसे ही सुडेटनलैंड को जर्मनी में मिलाया गया, जर्मनी ने पूरे चेकोस्लोवाकिया पर ही आक्रमण करके उस पर कब्जा कर लिया और इस आक्रमण को रोकने के लिए भी राष्ट्रसंघ पूरी तरह से नाकाम रहता है। एक और कारण हम देखते हैं, वह सैनिकवाद। एक नया सिद्धांत शुरू हुआ। यह सिद्धांत उग्र था, त्वरित कार्यवाही में विश्वास रखता था, वार्ता की जगह कर्म को इसने उद्देश्य बनाया और हिंसात्मक साधनों तथा युद्ध की नीति पर आधारित था। और इस काल में हम देखते हैं यूरोप के जितने साम्राज्यवादी देश थे वहां पर यही विचार स्थापित हुआ, जैसे जर्मनी, इटली या एशिया का जो देश था जापान। वर्साई की संधि एक ऐसा समझौता था जिसने दूसरे विश्व युद्ध की रूपरेखा तैयार की। किस तरह से तैयार की? एक तो इसमें एक तरफा निर्णय लिए गए, सिर्फ जर्मनी को निशाना बनाया गया, उसे अपमानित करना इस संधि का उद्देश्य रहा है। जर्मनी को अकेले ही युद्ध के लिए, पहले विश्व युद्ध के लिए जिम्मेदार माना गया और उसे बार बार विश्व स्तर पर अपमानित किया गया। जर्मनी की सैनिक और औद्योगिक इकाइयां लगभग समाप्त कर दी गई, खास करके उसके औद्योगिक क्षेत्र फ्रांस को दे दिए गए। विल्सन के 14 जो सिद्धांत थे उसके विरुद्ध यह संधि थी। विल्सन के जो 14 सिद्धांत थे उसमें कहा गया था कि सभी देशों की, जो हारे हुए देश हैं, उनकी एकता और अखंडता बनाए रखी जाएगी। लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। जर्मनी के क्षेत्र छीन लिए गए, उसकी सेना कम कर दी गई, महत्वपूर्ण औद्योगिक या खनिज से भरपूर क्षेत्र फ्रांस, इंग्लैंड, इटली, रशिया ने बांट लिया आपस में। तो जो विल्सन के सिद्धांत थे उसकी पूरी तरह से अनदेखी की गई और इसी वजह से ये जो बदला लेने की नीति थी, इसी वजह से जर्मनी में नाजीवाद का उदय हुआ और यही नाजीवाद दूसरे विश्व युद्ध के लिए जिम्मेदार बना। हथियारों की होड़ शुरू होती है, नए से नए हथियार बनना शुरू हुए। ऐसे हथियार जो रासायनिक भी थे, खतरनाक भी थे, जिनमें लड़ाकू विमान भी आपके आते हैं, जैसे B-25। जर्मनी, इटली दोनों ने इसमें सहयोग दिया। बाद में ब्रिटेन, फ्रांस ने भी अपने स्तर पर इनका निर्माण किया। जापान के द्वारा छोटे जहाज तैयार किए गए, X-133 इसका एक उदाहरण है और बड़ी मात्रा में जापान ने इस तरह के हानिकारक लड़ाकू विमान तैयार किए। इन लड़ाकू विमानों से किसी भी शहर पर बड़ी मात्रा में बमबारी करके उसे नष्ट किया जा सकता था और ऐसा कई बार इस महायुद्ध में देखने को मिलेगा आपको। बाद में तो अमेरिका ने और ज्यादा खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल किया, जिसमें परमाणु बम, जैसे आपकी स्क्रीन पर फैटमैन और लिटिल बॉय, जिनका इस्तेमाल नागासाकी और हिरोशिमा में किया गया था, जिससे पूरा का पूरा शहर ही समाप्त हो गया था। तो ऐसे हानिकारक हथियार बनने शुरू हुए और ये
हर देश ने किया, एक दूसरे से आगे निकलने की जो होड़ शुरू हुई, उसने भी महायुद्ध शुरू किया। इसी बीच हिटलर का उदय होता है। वह जर्मनी का चांसलर बना 1933 में, और उसने नाजीवाद शुरू किया, जो युद्ध की नीति और अन्य देशों पर अधिकार करने की नीति पर आधारित था। और उसका उद्देश्य ही रहा है उन देशों से बदला लेना जिन्होंने वर्साई की संधि जर्मनी पर थोपी थी, जिसमें फ्रांस था, ब्रिटेन था, अमेरिका था, उनसे बदला लेना वो चाहता था। इसी तरह से इटली में भी फांसीवाद शुरू हुआ, और हमने देखा है बेनिटो मुसोलिनी, उसके द्वारा इसकी स्थापना इटली में की गई। यह भी बिल्कुल हिटलर की तरह एक व्यक्ति रहा है। यह भी नाजीवाद के सिद्धांतों पर आधारित था, और इसने भी वही नीति अपनाई जो जर्मनी में हिटलर ने अपनाई है। नए क्षेत्रों को हासिल करना, वह बेनिटो मुसोलिनी या फांसीवाद का उद्देश्य था। और नए क्षेत्र बिना लड़ाई किए हासिल नहीं हो पा सकते थे, तो लड़ाई जरूरी हो गई। औद्योगिक विकास ने भी बड़ी भूमिका निभाई दूसरे महायुद्ध में। एक तो हर देश ने उत्पादन पर बहुत बल दिया। इतना उत्पादन हुआ कि उसको बेचने के लिए नए बाजार की तलाश करनी पड़ी। नई व्यापारिक मंडियां, उन पर कब्जा करना, वह अपना सामान बेचना, वहां से कच्चा माल हड़प करना या उसको लूटना, यह उद्देश्य रहा। और इसी तरह से जब ये होड़ मची नए क्षेत्रों को हासिल करने की, तो एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका में यूरोप की शक्तियां आपस में लड़ना शुरू हो जाती है। एशिया में हम देखते हैं ब्रिटेन और जापान आपस में लड़े, अफ्रीका में ब्रिटेन, स्पेन, पुर्तगाल, फ्रांस, अमेरिका, जर्मनी, इटली, ये सभी। और दक्षिण अमेरिका की हम बात करें, अमेरिका, स्पेन, इटली, इनके उपनिवेश यहाँ थे, तो इनके उपनिवेशों को जर्मनी, इटली और जापान हासिल करना चाहते थे। 1929 की महान आर्थिक मंदी एक और बड़ा कारण थी। किस तरह से थी? मंदी के कारण लोगों को नौकरियों से निकाला गया, बेरोजगारी बढ़ी, भूखमरी बढ़ी, अकालों में बेतहाशा वृद्धि होती है। और जो लोकतांत्रिक सरकारें थी, वह इन घटनाओं को रोकने में, इस आर्थिक मंदी को रोकने में बिल्कुल भी सफल नहीं हो पा रही थी। नतीजा क्या निकला? ज्यादातर देशों में, जैसे हमने देखा जर्मनी, इटली इसके सबसे अच्छे उदाहरण हैं, वहां सैनिकवाद स्थापित हुआ। एक व्यक्ति की तानाशाही, एक दल की तानाशाही स्थापित होती है। फ्रांस एक बड़ा कारण था। यह एक ऐसा देश रहा है जो दूसरे विश्व युद्ध के लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार माना जाता है, या यूं कहे कि सबसे ज्यादा जिम्मेदार। अगर सब देशों का कंपैरिजन अगर हम करें, तो फ्रांस उसमें सबसे बड़ा जिम्मेदार रहा है। उसे हमेशा अपने पड़ोसी देश जर्मनी से डर या भय रहा। बहुत पहले से दोनों देशों के बीच संघर्ष चलता रहा है, और वर्साई की संधि के बाद या पहले विश्व युद्ध के बाद जहां भी फ्रांस को मौका मिला, उसने जर्मनी को नीचा दिखाना चाहा, उसका अपमान किया, उसके खिलाफ हथियार बनाने शुरू किए, और उसके पड़ोसी देशों से गुप्त संधियां शुरू की। ऐसी संधियां जिससे संदेह का वातावरण, शक का वातावरण पैदा हुआ, और यही शक का, संदेह का वातावरण दूसरे विश्व युद्ध की ओर यूरोप को या विश्व को ले गया। जापान भी एक बड़ा रीजन इसके पीछे रहा है। जापान उस वक्त सबसे बड़ा औद्योगिक देश बन के उभरा पूरे विश्व का। उसकी प्रगति इतनी हो चुकी थी, पैसा इतना आ चुका था, और उस पैसे का इस्तेमाल सम्राट हिरोहितो ने अपनी साम्राज्यवादी नीति के लिए किया। बड़ी सेना तैयार की, कई खतरनाक हथियार उसने तैयार किए, और इसका परिणाम भी उसे मिला। 1904-1905 में उसने सबसे बड़े देश रूस को हराने में सफलता हासिल की। तो एक छोटा सा देश किस तरह से शक्तिशाली बन चुका था, इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं। कई हथियार और मशीनें
जिसने युद्ध में सहायता की जापान की, उसका निर्माण जापान कर चुका था। तुष्टीकरण की नीति भी एक बड़ा कारण था। किस तरह से रहा है? तुष्टीकरण की नीति क्या होती है? महत्वपूर्ण मामलों में स्वयं को अलग रखना ही तुष्टीकरण है। और यह नीति किस तरह से खतरनाक रही है? अमेरिका, इंग्लैंड और फ्रांस, खास करके हम अमेरिका और इंग्लैंड की बात करते हैं, जिन्होंने कई महत्वपूर्ण मामले में अपने आप को अलग रखा। और इससे जर्मनी और इटली का उत्साह बढ़ता गया। उन्हें पता था कि बड़े देश उनके मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, तो धीरे धीरे साम्राज्यवादी नीति को आगे बढ़ाते गए। अल्पसंख्यकों की समस्या भी एक बड़ा कारण था, खास करके यहूदी समस्या जो जर्मनी में देखने को आई। इसके अलावा स्पेन, चेक गणराज्य और बोस्निया, यहां भी इसी तरह की समस्याएं आई। खास करके यहूदी लोग, जिनसे हिटलर नफरत करता था, और नाजीवाद का एक उद्देश्य था यहूदियों का खात्मा करना। तो कई सारे यहूदियों को मारा जा चुका था और बहुत सारे यहूदी भाग करके अमेरिका, इंग्लैंड और फ्रांस में आ चुके थे। और इन शरणार्थियों की जो भीड़ जमा हुई, उनका निपटारा करना भी एक बड़ी चुनौती थी। एक्सिस पावर का निर्माण, इसकी स्थापना की यूरोप के उस वक्त के शक्तिशाली दो देशों ने, जर्मनी और इटली। 1934 की हम बात कर रहे हैं, और इसे कहा गया रोम बर्लिन दूरी। 1938 के आसपास जापान तीसरे देश के रूप में शामिल होता है और इसे द ग्रेट ट्रायंगल कहा गया विश्व का, हिटलर के द्वारा। लेकिन हमें तत्कालिक कारण की जरूरत पड़ती है, और वह तत्कालिक कारण हमें मिलता है 1939 में, जब जर्मनी ने पोलैंड से एक क्षेत्र की मांग की, डेंजिंग का क्षेत्र। पोलैंड ने देने से मना कर दिया। तो परिणाम क्या होता है? 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड के ऊपर आक्रमण कर दिया, और 3 सितंबर को 1939 को ब्रिटेन भी युद्ध में शामिल हो गया। इस तरह से कुछ देश जर्मनी के समर्थन में आए और बाकी देश पोलैंड के समर्थन में आए, और पहला विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 से विधिवत रूप से आरंभ होता है। तो यह हमारा आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। आशा है आपको समझ आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नई अपडेट आपको मिलती रहे। मैं संदीप के कनिष्क आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।